कंफर्म करो कि आप लोग स्क्रीन पर इक्विटी रिसर्च 4 देख रहे हो। यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, वेल, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने इक्विटी रिसर्च में जो रिसर्च हम लोग सीख रहे थे, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम या प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोगों ने रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा था, राइट। उससे रिलेटेड किस तरह से उसे फॉर्मुलेट करते हैं, उसके लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर अच्छे से किस तरह से हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन कर सकते हैं जिससे हमें आने वाली जो स्टडी है उसमें हेल्पफुल रहे। साथ ही साथ में हम लोगों ने रिसर्च डिज़ाइन भी सीखा था और डेटा कलेक्शन भी सीखा था। नेक्स्ट पार्ट जो है डेटा कलेक्शन, जो डेटा हम लोगों को कलेक्ट करने हैं, जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को कलेक्ट करनी है, वो किस तरह की अलग अलग तरह की डेटा हो सकता है, अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन होती है। जनरली ये जो डेटा होता है ये दो टाइप में क्लासिफाई होता है, एक प्राइमरी डेटा और दूसरा सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा और सेकेंड डेटा दोनों में ज़्यादातर डिफरेंस अगर हम लोग कहें तो मेजर डिफरेंस एक होगा, पहला कि सेकेंडरी डेटा जो होता है वो ऑलरेडी पब्लिश्ड सोर्सेज जो होते हैं उनमें से हम लोग कलेक्ट करते हैं, जबकि प्राइमरी डेटा जो होता है वो अनपब्लिश्ड सोर्सेस, मतलब फर्स्ट टाइम जिसे हम लोग कलेक्ट करते हैं उसे हम लोग प्राइमरी डेटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कॉलेज में BFM, BAF, BMS ये तीनों कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं और उन कोर्सेज में अलग अलग कोर्सेज में कुछ डिविजन्स हैं और उन डिविजन्स में एडमिशन लिए हुए ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, इससे रिलेटेड अगर एक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पे अगर ऑलरेडी शोन है और उस इंफॉर्मेशन को हम लोग हमारी रिसर्च के लिए, हमारी स्टडी के लिए यूज़ करते हैं, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी डेटा। बट इफ़ हम उस पर्टिकुलर कॉलेज में गए, उस पर्टिकुलर कॉलेज में कितने कोर्सेस हैं, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कॉलेज की अथॉरिटी से कलेक्ट किए, उस इंफॉर्मेशन में कौन कौन से अलग अलग डिफरेंट कोर्सेस, डिफरेंट डिविजन्स पढ़ाई जाती है, जिनमें अलग अलग स्टूडेंट्स वहाँ पर है जिन्होंने एडमिशन ली हुई है, और उन स्टूडेंट्स से इंडिविजुअली जाकर या फिर हम लोगों ने ईमेल थ्रू, व्हाट्सएप थ्रू या फिर किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू उनसे कांटेक्ट करके जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होगी उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी डेटा। जब फर्स्ट टाइम कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी डेटा। अगर पहले से इंफॉर्मेशन कहीं पर कलेक्टेड है, पब्लिश्ड है, तो उसे हम लोग कहेंगे सेकेंडरी डेटा। लेकिन प्राइमरी डेटा कलेक्शन की कुछ मेथड्स हैं, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन की कुछ मेथड्स हैं, अलग अलग सोर्सेस जो होते हैं वो हम लोगों को यहाँ पर सीखने हैं, राइट। तो प्राइमरी डेटा से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, primary data means an original data that has been collected specially for the purpose in mind. This type of data is generally a fresh and collected for the first time. It is useful for current studies as well as for future studies. It is a very slow process of collecting data and involves a huge cost. But results obtained from this data are original and tend to be more accurate and reliable. More accurate and reliable ये क्यों? नॉर्मली अगर कोई पर्टिकुलर, अगर कॉलेज से अगर हम लोग उनकी पब्लिश वेबसाइट, उनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर जो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है, उस स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को अगर हम लोग हमारे स्टडी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो मे बी दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज रिलेवेंट, इज एक्यूरेट, रिलायबल और मे नॉट बी, राइट। तो उसी तरह से जब हम लोग प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेंगे तो वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, वो पर्टिकुलर डेटा
वो पर्टिकुलर मैटर जो हम लोग कलेक्ट करेंगे वो हम लोगों ने खुद ने कलेक्ट किया होगा, खुद ने वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होगी। तो हम उसी के बेसिस पे नॉर्मली वहाँ पर सारी हमारी स्टडी बेस करते हैं और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, राइट। प्राइमरी डेटा से रिलेटेड कुछ कलेक्शन मेथड्स हैं, राइट, कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। प्राइमरी डेटा के लिए पहले हम लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे, उसके बाद हम लोग कलेक्शन मेथड्स के पास जाएंगे। एडवांटेजेस ऑफ प्राइमरी डेटा: डेटा इज ओरिजिनल, रिलेवेंट एंड स्पेसिफिक टू द नीड्स ऑफ द रिसर्चर। रिसर्चर कौन होगा? तो रिसर्चर वो पर्सन होगा जो पर्टिकुलर स्टडी कंडक्ट कर रहा है, राइट। तो ऐसे रिसर्चर के लिए रिसर्चर खुद जाकर डेटा कलेक्ट कर सकता है या फिर किसी दूसरे पर्सन्स को, ऑथोरिटीज को, इंस्टीट्यूशंस को वहाँ पे अपॉइंट कर सकता है टू कलेक्ट द डेटा, राइट। से फॉर एग्जांपल अगर सेंसस की कैलकुलेशंस या काउंटिंग होनी हो तो गवर्नमेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को हायर करती है या फिर वहाँ पर कुछ लोगों को अपॉइंट करती है, राइट, जिनकी वजह से जो लोग गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेंसस के लिए प्राइमरी डेटा जो इंडिविजुअल पर्सन्स रेसिडेंशियल्स होते हैं उनसे कलेक्ट करते हैं, राइट। प्राइमरी डेटा इज एक्यूरेट एंड हाईली रिलायबल, जो हम लोगों ने ऊपर इंट्रोडक्शन में भी देखा। रिसर्चर कैन एग्जिबिट ओनरशिप ऑफ द डेटा कलेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है और उस इंडिविजुअल पर्सन को कहीं ना कुछ डेटा कलेक्शन करना है उसकी रिसर्च के लिए, उसके स्टडी पर्पस के लिए, और वो पर्टिकुलर डेटा फर्स्ट टाइम इन ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कलेक्ट कर रहा है या फिर फर्स्ट टाइम इन दैट पर्टिकुलर रीजन वो कलेक्ट कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि इस काम को या फिर इस डेटा कलेक्शन को मैंने सबसे पहले यहाँ पर कंप्लीट किया है, तो अगर कोई इस पर्टिकुलर डेटा को वहाँ पे पब्लिश करना चाहता है जो मैंने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है, तो उसके लिए उसे मुझसे कहीं ना कहीं परमिशन लेनी होगी, राइट। तो वो खुद उस पर्टिकुलर डेटा के लिए ओनरशिप जता सकता है। से फॉर एग्जांपल डिफरेंट वेबसाइट्स जहाँ पर हम लोगों को स्टैटिस्टिकल डेटा रिलेटेड टू द सोसाइटी, रिलेटेड टू द डेमोग्राफिक्स अवेलेबल होता है, राइट। तो उस पर्टिकुलर डेटा को अगर हम लोग हमारी रिसर्च में यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए सेकेंडरी डेटा होता है। लेकिन सेकेंडरी डेटा जब भी हम लोग यूज़ करेंगे तब हमें ज़रूरी होता है कि जहाँ से उसे लिया है या फिर जिसके थ्रू उसे लिया हुआ है तो उनको उनका क्रेडिट देना चाहिए, राइट। तो अगर नहीं देते तो इट विल बी क्लेम्ड एज अ यू हैव कलेक्टेड दिस डेटा, राइट। लेकिन हम लोगों ने तो प्राइमरी डेटा उस वहाँ से कलेक्ट किया ही नहीं है, वो कहीं दूसरे वेबसाइट से हम लोगों ने जो ऑलरेडी पब्लिश था वहाँ से हम लोगों ने उसे यूज में लिया था, राइट। नेक्स्ट है 4th पॉइंट, रियल टाइम एंड अप टू डेट डेटा इज ऑब्टेन। जनरली जो एरिया ऑफ स्टडी होता है उस एरिया ऑफ स्टडी के बेसिस पे जो ह्यूमन रिसोर्सेस और फाइनेंस रिसोर्सेस हमें लगने वाले हो उसके बेसिस पे डिफाइन करता है या डिसाइड होता है कि डेटा जो हम लोगों ने कलेक्ट किया है वो रियल टाइम है या नहीं भी। से फॉर एग्जांपल अगर मुझे आज किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं या फिर एडमिशन जिनकी है उनमें से कोर्स वाइज डेटा कलेक्ट करना है कि कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने इनकम ग्रुप्स उनके कितने हैं, पैरेंटल इनकम ग्रुप्स कितने हैं, उनके एरिया ऑफ स्टडीज़ क्या है, उनकी हॉबीज़ क्या है, इन सभी से रिलेटेड मुझे अगर 2021 एंड 22 के एकेडमिक ईयर की बैच का डेटा कलेक्ट करना है तो सिंपली मुझे वो पर्टिकुलर डेटा कलेक्ट करने के लिए प्राइमरी जो डेटा कलेक्शन मेथड्स होंगी उसे अडॉप्ट करना होगा और उसी के बेसिस पे मैं उन पर्टिकुलर कॉलेजेस में जो
क्वेश्चन आयर्स रहेगी या कलेक्शन मेथड्स रहेंगी, उनसे डेटा कलेक्ट करूंगा जो अप टू डेट होगा, जो 21-22 के ईयर में एनरोल स्टूडेंट्स होंगे, वही लोग उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हैंडआउट को पढ़ेंगे और उनमें पूछे जाए क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट प्रीवियस बैच का हो तो वो पर्टिकुलर स्टूडेंट उस क्वेश्चन आयर को या फिर उस इंफॉर्मेशन के लिए वहाँ पे वैलिड नहीं माना जाएगा। इसीलिए रियल टाइम एंड अप टू डेट डेटा हम लोग यहाँ पर प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड से गेन कर सकते हैं या कलेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 इज डेटा इंटरप्रिटेशन इज बेटर। जो डेटा इंटरप्रिटेशन, व्हाट इज डेटा इंटरप्रिटेशन? जब हम लोग कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जब हम लोग कोई इंफॉर्मेशन हमारी डिफरेंट रिसोर्सेस या रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं उनसे कलेक्ट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर डेटा को हम लोगों को इंटरप्रेट करना ज़रूरी होता है फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस। अब एनालिसिस करना मतलब क्या? जो हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया है उस डेटा पे जो इंफॉर्मेशन, ओवरऑल इंफॉर्मेशन है, उसे स्क्रूटनाइज करना, उसे शॉर्टलिस्ट करना, उसके बेसिस पे जितनी इंफॉर्मेशन हमें ज़रूरी है हमारे स्टडी पर्पस के लिए, उसे एक अलग लेवल पे लेके जाना और उनमें अलग अलग एनालिसिस टेक्निक्स यूज करके उस पर्टिकुलर डेटा को एनालाइज करना। और एनालाइज करने के बाद जो कोई भी रिजल्ट्स, फाइंडिंग्स हमें मिलेंगी, वो पर्टिकुलर प्रोसीजर, वो पर्टिकुलर कंक्लूजन या सजेशंस के लिए यूज करना। ये सारी स्टेप्स हमारी डेटा इंटरप्रिटेशन में आती हैं। जब प्राइमरी डेटा मेथड हम लोग वहाँ पे चूज करते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए या डेटा के लिए, तो वहाँ पर डेटा रिलेवेंट होने की वजह से, डेटा अप टू डेट और साथ ही साथ रियल टाइम का होने की वजह से एक्यूरेट डेटा मिलता है। इसी वजह से डेटा इंटरप्रिटेशन जो होता है वो बेटर लेवल का होता है, राइट? Next point, which is related to the researcher has full control. The researcher has full control over the data collected. Obviously, कैसे कंट्रोल होगा? सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट अलग अलग टेक्निक्स या मेथड्स यूज करते हैं, उन सभी मेथड से यूज किया हुआ जितना भी डेटा होगा, उस डेटा में से हम लोगों को जो स्टडी पर्पस के लिए रिक्वायर्ड है उतनी ही इंफॉर्मेशन हम लोग यूज कर सकते हैं स्टडी के लिए। रेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें नहीं यूज करनी है। वी कैन अवॉइड दैट इंफॉर्मेशन, वी कैन स्किप दैट इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी रिसर्च के लिए, किसी पर्टिकुलर कंपनी के रिसर्च के लिए हम लोगों को इक्विटी स्टॉक्स के बारे में रिसर्च करना है, तो इक्विटी स्टॉक्स के लिए रिसर्च करने के लिए प्राइस मूवमेंट से रिलेटेड हम लोगों को स्टडी करनी है क्या? प्रीवियस पास्ट डेटा से हम लोग डेटा से रिलेटेड हमें स्टडी करनी है क्या? कंपनी के जो परफॉर्मेंसेस है, मैनेजरियल परफॉर्मेंसेस है, उनसे रिलेटेड स्टडी करनी है, या फिर कंपनी के जो फंडामेंटल्स है उन्हें एनालाइज करना है, या फिर उसे उस पर्टिकुलर कंपनी के जो फंडामेंटल्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन्हें हम लोगों को बाकी सारी कंपनीज से, मतलब इंडस्ट्रीज से कंपेयर करना है क्या? उनसे रिलेटेड एनालिसिस करना है क्या? तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हम लोगों को कब फैसिलिटेट होगी? जब हम लोग कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन हमारे पास सैटिस्फैक्टरी होगी तब। तो इस पर्टिकुलर लेवल के लिए ये जो सभी मैंने अभी बताया अलग अलग पॉइंट्स की जहाँ पे हम लोग रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं या स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं, ये कौन से डेटा से मिलेगा? तो हमें पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड अलग अलग ओवरऑल डेटा कलेक्ट करना होगा। कैसे कलेक्ट करेंगे? तो हमें इकोनॉमिक एनालिसिस करना होगा, हमें कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा, टेक्निकल एनालिसिस करना होगा, इंडस्ट्री एनालिसिस करना होगा, और साथ ही साथ में हमें ओवरऑल कंपैरेटिव एनालिसिस करने होंगे डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ में, राइट? तो ये सभी एनालिसिस के लिए इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करेंगे और ये इंफॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेज से हमें मिलेगी। कुछ प्राइमरी डेटा होगा, कुछ सेकेंडरी डेटा होगा,
और उस प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में मेजर कंट्रोल जो हम लोग एज अ रिसर्चर रख सकते हैं वो किस पे रख सकते हैं, तो हमारी प्राइमरी डेटा पे। प्राइमरी डेटा पे मिलने वाले जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उन इंफॉर्मेशन को हम लोग ज़्यादा बेटर एनालाइज कर सकते हैं बल्कि सेकेंडरी डेटा से। सेकेंडरी डेटा से फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी एंड ABC कंपनी दोनों की कंपैरिजन या फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमें प्रिपेयर करके दिया हुआ है। तो जो ऑलरेडी पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट है उसे एनालाइज करना, ये उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम मिलती है, जबकि प्राइमरी डेटा में वही ज़्यादा मिलती है, राइट। तो ये थे सभी एडवांटेजेस ऑफ अ प्राइमरी डेटा। We'll go for the next, that is disadvantages. पहला डिसएडवांटेज that is involves the high cost. Obviously अगर सेंसस के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो तो ओवरऑल इंडिया के लिए हम लोगों को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, तो उसके लिए लगने वाली जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस कौन कौन से होंगे, मैन, मटेरियल, देन ओवरऑल जो हमारे पास में फाइनेंस होगी वो, राइट। तो मैन पावर जो हमारे होगी वो जनरली गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो हमारे प्राइमरी या हायर सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स जो होते हैं उन्हें वहां पे हायर करती है टू डू दैट पर्टिकुलर जॉब for a collection of the information or collection of the data for the purpose of census, right। तो उनके लिए इतनी सभी अलग अलग लेवल के लिए या ओवरऑल कंट्री वाइज अगर हम लोगों को डेटा कलेक्ट करना है तो उतनी मैन पावर को हम लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। उनको हम लोगों को कुछ ना कुछ पेमेंट करना होगा। साथ ही साथ में हम लोगों को वो डेटा कलेक्ट करने के लिए जो मीन्स लगेंगे वो मीन्स वहाँ पे फैसिलिटेट करने के लिए या फिर एड्स प्रोवाइड करने के लिए भी फाइनेंस लगेगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो इस तरह की प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए ज़्यादातर कॉस्ट वहाँ पे इंडिविजुअल्स को या फिर रिसर्चर्स को बेयर करनी पड़ती है। सेकेंड थिंग इज इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। Obviously it is a time consuming process because comparatively secondary data जो already published है, आप जाके गूगल पे जाके सर्च करो फॉर द XYZ कंपनी की बैलेंस शीट हमें चाहिए, तो XYZ कंपनी की बैलेंस शीट स्टैंड अलोन स्टेटमेंट्स हम लोगों को इजीली मनी कंट्रोल, इन्वेस्टोपीडिया, NSC, BSC इन अलग अलग वेबसाइट्स पे ऑलरेडी मिल जाती है। दैट इज ऑलरेडी पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी डेटा जो हम लोग एक जगह पे बैठ के भी सर्च कर सकते हैं। बट अगर हम लोगों को प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए हमें उन पर्टिकुलर कंपनीज में जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी या फिर उन कंपनी के जो अथॉरिटीज होगी उन अथॉरिटीज को जाके कांटेक्ट करना होगा थ्रू ईमेल, थ्रू फोन, थ्रू व्हाट्सएप, व्हाटएवर इट मे बी। बट आने वाली जो डेटा या इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें वो डायरेक्ट अथॉरिटी से मिलेगी, जिसके लिए टाइम लग सकता है। आज अगर मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर को मेरे पर्टिकुलर इंडिविजुअल रिसर्च के लिए अगर उनको मैंने पूछा कि मुझे आप लोगों से डेटा कलेक्ट करना है, आपकी कंपनी से डेटा कलेक्ट करना है, तो मैं आपकी कंपनी में कब विजिट कर सकता हूँ, कब आपके जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे विजिट कर सकता हूँ, और मुझे जो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करने के लिए आपने परमिशन देनी है। और उस परमिशन को मैं एज अ अथॉरिटी लेटर समझ के डेटा कलेक्ट करूंगा जो आपकी कंपनीज में से होगा या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स है वहां से होगा, तो मुझे इंडिविजुअली वहां पर भी जाना होगा, राइट। तो ये सभी प्रोसेस डेटा कलेक्शन के लिए ज़्यादातर टाइम वहां पे मुझे स्पेंड करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ प्राइमरी डेटा के लिए होता है, सेकेंड डेटा इजीली अवेलेबल हो जाता है। थर्ड थिंग, inaccurate feedback may be obtained। फॉर एग्जाम्पल अगर TYBFM की क्लास में से कितनी ऐसे बॉय स्टूडेंट्स हैं कि जिनके मोबाइल पर अभी भी PUBG गेम डाउनलोडेड है, ये इंफॉर्मेशन अगर मुझे कलेक्ट करनी है तो मेजॉरिटी स्टूडेंट हाँ बोलेंगे और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि जिनके मोबाइल पे PUBG गेम इंस्टॉल्ड है वो फिर भी वहाँ पर आंसर नो दे सकता है।
तो इस तरह की इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन कभी कभी मिल सकती है, या फीडबैक्स जो होता है वो कभी कभी फॉल्स या फिर बायस भी हो सकते हैं। देन मोर नंबर ऑफ रिसोर्सेस इज रिक्वायर्ड। रिसोर्सेस मतलब जो हमारे मैन पावर हो या फिर फाइनेंशियल हो या फिर हमारे मटेरियल के लिए हो, ओवरऑल तो ये सभी रिसोर्सेस हमारे लिए रिक्वायर्ड होता है। साथ ही साथ में जो रिस्पॉन्डेंट्स होता है वो रिस्पॉन्डेंट्स भी ज्यादा लगते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने कहीं एक जगह पर मुंबई रीजन में अगर हम लोगों को डेटा कलेक्ट करना है, तो मुंबई रीजन के डेटा कलेक्ट करने के लिए हम लोगों को ओवरऑल मुंबई से रिलेटेड हमें जितने भी सारे रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनसे डेटा कलेक्ट करना होगा। तो सभी रिस्पॉन्डेंट्स से डेटा कलेक्ट करना not possible, but maximum number of respondents we required for the collection of primary data for any topic of the study. Generally अगर ब्लैक बुक के प्रोजेक्ट के लिए जो प्रोजेक्ट वर्क है वहां पे आप लोगों को रिस्पॉन्डेंट्स जो होता है वो यूनिवर्सिटी कहती है कि मैक्सिमम रिस्पॉन्डेंट्स होने चाहिए, राइट। अब टॉपिक जिस तरह से सिलेक्ट किया जाएगा उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि हमें रिस्पॉन्डेंट्स कितने लेने चाहिए और कितने हो सकते हैं टू वैलिडेट आर स्टडी। अगर हम लोगों को ओवरऑल मुंबई रीजन में से जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है, तो हमें डिफरेंट मुंबई रीजन्स में आने वाले जो कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस में मिलने वाली जो वेस्टर्न देन साउदर्न देन नॉर्मल जो सबर्बन्स हैं वहाँ से ऐसे सभी स्टूडेंट्स से हम लोगों को डेटा कलेक्ट करना हो। लगभग अगर मुंबई में स्टूडेंट्स की अगर हम लोग नॉर्मली स्ट्रेंथ देखें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पर होंगे, तो सैटिस्फैक्टरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोगों को वहाँ रिक्वायर्ड होंगे टू वैलिडेट आर डेटा, टू वैलिडेट आर स्टडी। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट से सर्वे करना है रिलेटेड टू द ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न, अच्छी लगी या नहीं लगी, और आपने सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को रिस्पोंडेंट्स के लिए चुना, तो ओवरऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन एग्जाम्स अभी दे रहे हैं मुंबई रीजन में, उनमें से सिर्फ 100 स्टूडेंट्स अगर आप सिलेक्ट करते हो और उनके जो व्यूज है उसे आप ओवरऑल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके नजरिए से प्रेजेंट करते हो, तो इट विल नॉट बी द वैलिडेशन ऑफ द डेटा। वो वैलिडेट स्टडी जो होगी वो स्टडी में और मे नॉट फॉल्स हो सकती है। नेक्स्ट इन्वॉल्व्स द एक्सटेंसिव पेपर वर्क। व्हाट इज एक्सटेंसिव पेपर वर्क? जो कोई भी डेटा आप लोग कलेक्ट करते हो ना, तो उसे जब आप लोग आपके रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए कहीं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप उसे या रिसर्च पेपर में उसे पब्लिश करोगे, तो उसे पब्लिश करते वक्त आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगेंगे। व्हाट इज सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स? आपने किसी एक पर्टिकुलर स्टडी को कंडक्ट करते वक्त जो कोई भी इंफॉर्मेशन प्राइमरी डेटा के थ्रू कलेक्ट की हुई है उसके लिए पेपर फॉर्म में आपने वो पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट किया है, वो वहां पे हमें दिखाना पड़ता है। आप चाहो तो क्वेश्चनर ईमेल कर सकते हो डेटा कलेक्ट करने के लिए, लेकिन जो रिस्पांस मिलेगा उस पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट से उसके लिए प्रिंट आउट लेकर आपको वहां पर जोड़नी होती है, दैट यू हैव कलेक्टेड द डेटा फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स थ्रू प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स, राइट। और लास्ट पॉइंट जो है वो है पॉसिबिलिटी ऑफ द इंटरव्यूअर बायस। अब वो इज इंटरव्यूअर जो प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स हैं, उन कलेक्शन मेथड्स में इंटरव्यू मेथड ये भी एक मेथड है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मुझे जहाँ पर किसी स्टूडेंट्स के बारे में सपोज फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स जितने हैं उन स्टूडेंट्स में ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड मुझे फीडबैक जानना है, या ऑनलाइन जो टीचिंग है उनसे रिलेटेड मुझे फीडबैक जानना है, तो मैं क्या करूँगा कि इंडिविजुअल स्टूडेंट को जाके क्वेश्चन पूछना है और इंडिविजुअल स्टूडेंट से जाकर मैं मिलूंगा
इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के साथ मैं डिस्कस करूंगा, उसे इंटरव्यू के बेसिस पे कुछ स्ट्रक्चर्ड और कुछ अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस पूछूंगा और उनके बेसिस पे मैं हमारे रिसर्च के लिए डेटा कलेक्शन जो हुआ होगा उसमें मैं फाइंडिंग्स या सजेशंस मेंशन करूंगा, राइट। ये टेक्निक होगी, लेकिन जो क्वेश्चन आयर इंटरव्यू में पूछे जाने चाहिए वो कौन डिसाइड करेगा? ऑब्वियसली रिसर्चर यानी कि मैं। और अगर मुझे खुद को ऑनलाइन मेथड्स ऑफ एग्जाम्स एंड टीचिंग पसंद आती ही नहीं है तो मैं मेरी क्वेश्चन आयर इस तरह से बनाऊंगा जो आगे जाके एक स्टेप आगे जाके बात करेगी स्टूडेंट्स को मैं पूछूंगा कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे कि ऑनलाइन टीचिंग में ज्यादातर इंटरनेट इश्यूज आते हैं, डू यू एग्री और नॉट एग्री और डिसएग्री? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही आते हैं ऐसा पूछा हुआ है या स्टेटमेंट मैंने बना दिया कि हाँ बहुत सारे डिस्टर्बेंस आते हैं, स्टूडेंट्स वहां पर मेजॉरिटी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ एग्री करेंगे थ्रू साइकोलॉजिकल इफेक्ट, राइट। तो इंटरव्यूअर क्या करता है, इंटरव्यूअर मेरे खुद के बारे में, मेरे इस पर्टिकुलर स्टडी के बारे में कुछ अलग ओपिनियन होंगे और यही ओपिनियन मैं जो मेरे स्टूडेंट्स या मेरे रिस्पोंडेंट्स होंगे उनसे भी कलेक्ट करना चाहता हूँ। तो इस तरह के अलग अलग बायस ओपिनियंस यहाँ पर मिल सकते हैं। ये सारे डिसएडवांटेजेस प्राइमरी डेटा से रिलेटेड है, राइट। अब जबकि प्राइमरी डेटा उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हम लोगों ने देखे हैं और अभी 9:35 हो रहे हैं, तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स जो हमें सीखने हैं, जो 3 बेसिक मेथड्स हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड सर्वे मेथड, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, राइट। लेकिन इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग सेकेंडरी डेटा पहले पढ़ेंगे क्योंकि ये कम है। व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सोर्स that has already been published in any form is called as a secondary data. Data collected from a source that has already been published, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुका है, चाहे वो न्यूज़पेपर में आए, चाहे वो टीवी पे न्यूज़ में दिखाए, चाहे वो किसी वेबसाइट पे हो, चाहे कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में हो या फिर एनी अदर मीन्स में कहीं पर भी पब्लिश हुआ हो, या तो उसे हम लोग कहेंगे सेकेंडरी डेटा। अ रिसर्चर में have collected the data for a particular project, then made it available to be used by the another researcher. A data classified as a secondary for a particular research may be said to be the primary for the another research. मतलब क्या? किसी एक पर्टिकुलर स्टडी के लिए या एक पर्टिकुलर रिसर्च के लिए अगर हम लोग सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हैं तो मे भी वो सेकेंडरी डेटा किसी दूसरे पर्टिकुलर रिसर्च के लिए प्राइमरी डेटा हो सकता है, राइट। तो प्राइमरी डेटा अलग अलग लेवल का होता है, तो वो हम लोग जब क्लासिफिकेशन देखेंगे, मेथड्स देखेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है। द रिसर्चर कैन ऑब्टेन डेटा फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। What is internal and what is external sources? What are the internal sources? If available, internal sources, if available, internal secondary data may be obtained with less time, less effort and less money. In addition, they may also be more patient to the situation at hand since they are from the within the organization. अगर हम लोगों को रिसर्च करना है, किसी पर्टिकुलर कंपनी का रिसर्च करना है और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड रिसर्च करना है, से फॉर एग्जांपल मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए या फिर स्ट्रैटेजिक डिसीजन फॉर्मुलेशन के लिए, वहां पे अगर हम लोग को डेटा चाहिए होगा तो वो इंटरनल सोर्सेज से मिलने वाला सेकेंडरी डेटा कौन सा होगा? तो सेल्स डिपार्टमेंट से सेल्स रिकॉर्ड मिलेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से मार्केटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलेंगे जिससे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। देन अदर कस्टमर, डीलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इनसे मिलने वाले जो फीडबैक के रिपोर्ट्स होता है वो हम लोग वहां पे एनालाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ में MIS दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होगी वो मार्जिन वो सारी इंफॉर्मेशन हम लोग एज एन इंटरनल सोर्सेस के लिए सेकेंडरी डेटा में क्लासिफाई कर सकते हैं। और एनी अदर डेटा विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द विद इन द ऑर्गेनाइजेशन,
अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उन अलग अलग डिपार्टमेंट में से जो रिपोर्ट्स पूछे जाते हैं वो सभी हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी कंपनी के सीईओ हो, राइट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, और आपको कंपनी की एक्सपांशन के बारे में सोचना है, तो कंपनी के एक्सपांशन के बारे में सोचते वक्त आपके पास में फाइनेंशियल फंड्स कितने अवेलेबल है ये आपको कहाँ से पता चलेगा? तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा उस फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट्स प्रिपेयर किए होंगे ओवरऑल एनुअली एंड प्रीवियस रिपोर्ट जो होंगे उनके बेसिस पे आप अवेलेबल ऑफ फाइनेंस की फाइनेंस अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हो, राइट। तो ये हमारे लिए सेकेंडरी डेटा बनेगा। नेक्स्ट थिंग, एक्सटर्नल सोर्सेस कौन कौन से होंगे? जिस तरह से इंटरनल सोर्सेस है उसी तरह से कुछ एक्सटर्नल सोर्सेस भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जर्नल एंड ई बुक्स या जर्नल एंड बुक्स, न्यूज़पेपर, पीरियडिकल्स, लाइब्रेरीज, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एटसेट्रा। इंटरनेट वेयर वाइड नॉलेज ऑफ अबाउट, मतलब शॉर्ट में बोला जाए इंटरनेट को तो गूगल, जो कुछ भी चाहिए आपको वो गूगल पे टाइप करो आपको मिल जाता है, या एटलीस्ट आपको कहीं ना कहीं वेब पाथ मिलता है कि आप वहां से जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। External sources are sources which are outside the company in a larger environment. Collection of external data is more difficult because the data have much greater variety and the sources are much more numerous. Obviously, अगर आप गूगल पे जाके सिर्फ डेटा कलेक्शन मेथड इस तरह से अगर टाइप करके सिलेक्ट करते हो, सर्च करते हो, तो आपको नंबर ऑफ वेबसाइट्स, नंबर ऑफ डिफरेंट लिंक्स वहां पर मिलेगी कि जो आप लोगों को डेटा कलेक्शन मेथड सिखाएगी। तो ये डेटा कलेक्शन मेथड के बारे में पहली लिंक में शायद सही होगा, दूसरे में भी सही होगा, तीसरे में भी, लेकिन मैटर ऑफ वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वे ऑफ डिफाइनिंग द डेटा अलग अलग होगा, राइट। तो ये अलग अलग तो कॉम्प्लिकेटेड होता है कि जब हम लोग एक्सटर्नल सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हैं तब, क्योंकि हम लोगों को कौन सा डेटा रिलायबल होगा वो हमें जस्टिफाई करना पड़ता है। यस, दिस डेटा इज रिलायबल। अगर मैं पूछूं आप लोगों को कि पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में एक XYZ कंपनी है, उनके शेयर प्राइसेस के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ XYZ कंपनी, इस तरह से अगर हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं तो हमें अलग अलग लिंक्स वहां पर मिलेगी, और उन लिंक्स में से कौन सा मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें वहां पे रिलायबल होगा ये हमें चूज करना पड़ेगा, राइट। ये थे हमारे एक्सटर्नल सोर्सेस जिनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम लोग आगे देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा इज इजीली एक्सेसिबल, ऑब्वियसली इजीली मिल जाता है, जहां पे चाहिए वो पब्लिश, ऑलरेडी पब्लिश मटेरियल होता है, इसकी वजह से वो इजीली मिलता है, या फिर कहीं पर उसे उस पर्टिकुलर डेटा की ओनरशिप प्राइमरी रिसर्च होल्डर की होती है, इसे उसके सब्सक्रिप्शन चार्जेस या फिर उनके जो बेसिक चार्जेस होते हैं उन्हें पे करके भी हम लोग इस तरह के डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, इट रिक्वायर्स अ लो कॉस्ट टू एक्वायर द डेटा। ऑब्वियसली अगर हम लोग मास फॉर्म में अगर हम लोगों को सेंसस सर्वे करना है और देखना है कि महाराष्ट्र में ऐसी कितनी इंडस्ट्रीज है जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज है और जो स्मॉल स्केल में क्लासीफाई होती है, तो अगर हम लोग ओवरऑल महाराष्ट्र घूमेंगे, ओवरऑल महाराष्ट्र अलग अलग DICs में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो है सेंटर्स जो है वहाँ पे जाके कलेक्ट करेंगे, तो प्राइमरी डेटा के हिसाब से वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होगी, और साथ ही साथ में हमें हर जगह पे जाके वहाँ पे पूछने के लिए पैसे भी बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी MSME जो है, मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, तो उन्होंने ये ऑलरेडी सर्वे किया हुआ है, जिनकी रिलेटेड डेटा उनकी वेबसाइट पे अलग अलग एनुअल रिपोर्ट्स में जनरेटेड होती है, तो वहां से हम लोग इजीली ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिला सकते हैं या ले सकते हैं। तो लो कॉस्ट और लो टाइम कंज्यूमिंग, लेस टाइम कंज्यूमिंग, ये दो मेन एडवांटेजेस सेकेंडरी डेटा के होते हैं। एंड वाइस वर्सा, यही डिसएडवांटेजेस किसके होते हैं कि हाई कॉस्ट एंड हाई टाइम कंज्यूमिंग, ये हमारे प्राइमरी डेटा के डिसएडवांटेजेस होंगे। देन द टाइम स्पेंड ऑन कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा इज यूजुअली वेरी लिटिल, हो गया ये तो, इन्वॉल्व्स लेस पेपर वर्क,
कुछ नहीं करना है हम लोगों को, एक मेल सेंड करना है। अगर किसी कंपनी की अथॉरिटी से सेकेंडरी डेटा चाहिए तो एक मेल सेंड करो, उनका ऑथराइजेशन लो और उनका पर्टिकुलर डेटा जो होगा उस डेटा को हमारे रिसर्च के लिए यूज करो। गूगल पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करने के बाद आपको कोई एक पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल इमेज अगर आपको मिलती है तो उसके नीचे ऑलरेडी वो इमेज कहाँ से है, कौन से वेबसाइट से या किसने वो डेटा कलेक्ट किया था, तो वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हम लोग वहाँ पे ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई फाइनेंशियल स्टडीज करने वाले हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन या फिर बेसल नॉर्म्स के बारे में सोच रहे हैं, तो बेसल नॉर्म्स की वजह से जो कोई भी हमारे पास में अच्छी खासी जो स्टैटिस्टिकल इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, वो स्टैटिस्टिकल इंप्रूवमेंट्स हमारी आरबीआई की वेबसाइट पर ऑलरेडी पब्लिश्ड है। तो वो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन हम लोग आज इट इज अगर हमारे फर्दर रिसर्च के लिए यूज करते हैं तो हमें सिर्फ नीचे सोर्स आरबीआई वेबसाइट या आरबीआई ऑफिशियल साइट या आरबीआई ऑफिशियल नॉर्म्स इस तरह से हम लोगों को देकर हम लोग इजीली वहां पे उस डेटा को लिख सकते हैं या फिर हमारे रिसर्च में प्रेजेंट कर सकते हैं। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा कैन बी ऑब्टेन, जितना चाहो उतना आप लोग वहां पे डेटा कलेक्ट कर सकते हो थ्रू द सेकेंडरी डेटा। देन एज द डेटा इज रेडीली अवेलेबल इट रिजल्ट्स इनटू द क्विक डिसीजन मेकिंग। जनरली अगर कोई कार परचेज करनी है तो कार परचेज करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले मेन मोटिव क्या होगा, कार की प्राइस, आपका बजट क्या है, कार की प्राइस क्या है। आप गूगल पे डालोगे कार्स अंडर 20 लाख रुपीज, बेस्ट कार अंडर 20 लाख रुपीज, तो 20 लाख के अंडर आपको सेगमेंट्स पूछेंगे, आपको एसयूवी चाहिए, हैचबैक चाहिए, सेडान कार्स चाहिए, विच टाइप ऑफ कार यू वांट। आप उसमें से क्लासिफाई करोगे, अलग अलग कार्स के ऑप्शंस मिलेंगे, कौन सा वेरिएंट चाहिए, पेट्रोल वेरिएंट चाहिए, डीजल वेरिएंट चाहिए, पेट्रोल सीएनजी दोनों हाइब्रिड वेरिएंट चाहिए, ये हम लोग देखेंगे। और इनके बेसिस पे अलग अलग लेवल पे हम लोगों का अलग अलग इंफॉर्मेशन, अलग अलग मॉडल्स हम लोगों को मिलेंगे और उनमें से आप शॉर्टलिस्ट करके फिर जो रिस्पेक्टिव आप लोगों को चॉइस कार होंगी उसी को जाके आप लोग ट्रायल के लिए देखेंगे, राइट। तो यही हम लोगों के लिए रेडीली अवेलेबल होता है। तो डिसीजन जो हम लोगों को लेनी होते हैं, फर्दर डिसीजन लेने होता है, वो इजीली और जल्दी होता है। डिसएडवांटेजेस के बारे में सोचे तो ज्यादातर डिसएडवांटेजेस सेकेंडरी डेटा के कुछ इस तरह से है। सेकेंडरी डेटा मे नॉट बी ऑथेंटिक एंड रिलायबल, कोई भी पब्लिश कर सकता है, किसी भी तरह से पब्लिश कर सकता है और ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ डेटा शायद प्राइमरी डेटा गलत कलेक्ट करने की वजह से भी हो सकता है। तो सेकेंडरी डेटा में नॉट बी ऑथेंटिक और रिलायबल ऑलवेज, कभी कभी हो भी सकता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम द डेटा बिकम्स ऑब्सोलेट एंड आउटडेटेड। जैसे कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी 2021 में जो थी वो 21-22 के लिए अलग होगी, तो अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से सेकेंडरी डेटा जो है वो ऑब्सोलेट और आउटडेटेड हो जाता है, विच इज नॉट रिलेवेंट। अगर हम लोग आज भी देखें तो सेंसस के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन जो 1,25,00,000 हमारी 125 करोड़ हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है, वो 2011 के सेंसस के हिसाब से। अगर 2021 के सेंसस के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो मे बी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नंबर्स बढ़ा के दिख सकती है। तो अभी अगर हम लोग स्टडी करें कि सेंसस से रिलेटेड तो वो हमारे लिए आउटडेटेड डेटा हो जाएगा। Then data may be general in nature and not specific to the researchers needs. जनरल होगा, उसमें से हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा कि हम लोग पर्टिकुलर रिसर्च के लिए किस तरह से कौन सी इंफॉर्मेशन रिलेवेंट है, उस रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को हम लोगों को हमारे स्टडी में इंक्लूड करना होगा। नेक्स्ट, सम डेटा कैन बी इनकम्प्लीट, इनसफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ द रिसर्च। कभी कभी इनकम्प्लीट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग देख लो कि TYBFM के लिए फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए या इक्विटी रिसर्च के लिए हमें कंप्लीट इंटायर नोट्स चाहिए, तो आप लोगों को नोट्स से रिलेटेड इन नंबर ऑफ वेबसाइट या लिंक्स वहां पर गूगल में सर्च करते वक्त मिलेगी, लेकिन कोई भी इंटायर बुक वहां पर नहीं मिलेगी। इंटायर बुक अगर होगी तो वो हमारे लिए वहां पर परचेस करके लेने होगी। तो अगर हम लोग फ्री वर्जन के लिए जाए तो फ्री वर्जन में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, राइट। तो इस तरह से कभी कभी इनसफिशिएंट होती है, कभी कभी इनकम्प्लीट होती है। कहीं पर कॉस्ट पे करके हम लोग उसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं। नेक्स्ट, अवेलेबल डेटा मे नॉट बी रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रिसर्च। अवेलेबल डेटा मे नॉट बी रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रिसर्च, कभी कभी ऐसा हो सकता है। देन सम ऑफ द डेटा इज एक्सैगरेटेड ड्यू टू द पर्सनल बायस ऑफ द डेटा सोर्स।
जैसे हम लोगों ने प्राइमरी डेटा के लिए डिसएडवांटेज देखा था। इंटरव्यूअर जो होता है, इंटरव्यूअर का खुद का ओपिनियन जो होता है, खुद का व्यू जो होता है, वो इस तरह की डेटा कलेक्शन मेथड्स में या डेटा कलेक्शन टेक्निक्स में बायस वहां पे जनरेट कर सकता है। तो उसी के बेसिस पे जो वो पब्लिश करेगा वो दूसरे किसी के लिए सेकेंडरी डेटा बनेगा। और सेकेंडरी डेटा अगर इस तरह की कुछ पर्सनल बायस की वजह से आता है तो वो वहां पे एग्जैगरेटेड हो सकता है या फिर लेस वैल्यूएबल हो सकता है। ठीक है, तो जो हम लोगों ने अभी के लेक्चर में, आज के लेक्चर में प्राइमरी डेटा के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखें, सेकेंडरी डेटा, उनसे रिलेटेड अलग अलग सोर्सेस जो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस होते हैं वो, देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा, ये हम लोगों ने आज पढ़े। जो नेक्स्ट लेक्चर में हमें पढ़ना है वो है हमारे प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स। एवरीवन, जो अभी लेक्चर में सिखाया वो सबको समझ में आया?